हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी स्टूडेंट वाला चैनल। सो पिछली क्लास में हम लोग सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि सेल साइकिल क्या है, क्यों सेल साइकिल की जाती है, क्या रीजन है सेल साइकिल हमारी बॉडी के अंदर होती है, क्या फायदे हैं उसके। और हमने उसके कुछ फेजेस देखे थे सेल साइकिल के। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दी इंटरफेस। तो देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि जो सेल साइकिल है, हम जो भी हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो मेनली सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं, दो फेज होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू फेज। अब उन टू फेज के बारे में हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन से टू फेज हैं। तो देखो, मान लीजिए कि हमारी जो सेल साइकिल है उसके दो फेज हैं। ठीक है, पहला फेज कहलाता है इंटरफेज, और दूसरा फेज होता है एम फेज। हमने ये पढ़ा था कि जो इंटरफेस होता है वो एक प्रिपरेशन फेज होता है और एम फेज एक्चुअल फेज होता है। करेक्ट। प्रिपरेशन फेज जो होता है वो एक, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है। एक अप्रोक्सीमेटली सेल साइकिल का 95% ऑक्यूपाई बाय ओनली द इंटरफेस एंड ओनली 5% इज ऑक्यूपाई द एम फेज। अगर हम ग्राफ से भी समझें कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ cell cycle, it is divided into two part. First is the M phase, which is only a 5% of whole cell cycle, and then interphase divided into three parts: G1 phase, S phase, and G2 phase. Correct? This is the whole interphase, which is occupy 95% of the cell cycle. Is it clear? So now let's we learn about all the phases of interface like G1, S phase, and what would happen in the G1 phase, and what happen in the S phase, and what happen in the G2 phase. Okay, so let's start with the G1 phase. So in a G1 फेज के अंदर क्या क्या होंगे? आपको G1 फेज के अंदर तीन मेन पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इट इज अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। जैसे ही कोई भी सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद में तुरंत स्टार्ट होती है G1 फेज, और G1 फेज के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है। तो एस फेज और माइटोसिस एम फेज के बीच का जो इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं G1 फेज। करेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेल ग्रो कॉन्टिन्यूसली। अब क्योंकि आपको पता है कि सेल डिवाइड होना चाहता है, सेल्स वांट टू डिवाइड, तो देन इट प्रिपेयर इटसेल्फ टू डिवाइड। तो ये अपने आप को डिवाइड करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अपने सेल साइज को इंक्रीज करता है, क्योंकि इसको साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड करना है। तो जब इसको साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल साइज, मान लो जैसी सेल माइटोसिस हुआ तो उसका शेप साइज इतना होगा, लेकिन जब G1 फेज में होगा तो उसका साइज इंक्रीज इतना तक कर जाएगा, क्योंकि उसको साइटोप्लाज्म को भी क्या करना है? डिवाइड करना है। करेक्ट। थर्ड जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हेयर। देखो, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स वगैरह, ऑल आर रेप्लिकेट इन G1 फेज। सभी के सभी रेप्लिकेट कर देंगे। क्यों? जब सेल डिवाइड करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली है वो भी तो रेप्लिकेट करेंगे ना, उनका भी तो डबल होगा सारा पार्ट। करेक्ट। एक और पॉइंट G1 फेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट का मतलब यह है कि देखो, जब सेल डिवाइड करेगा या रेप्लिकेट करेगा तो आपको, आपको सी बात है कि सेल ऑर्गेनेली भी रेप्लिकेट करेंगे।
अब सेल ऑर्गेनी जब रेप्लिकेट करेंगे या डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा, दोनों के रेप्लिकेट होने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डीएनए भी जो है, जो हिस्टोन प्रोटीन से वो रैप करता है, वो हिस्टोन प्रोटीन भी बन का सिंथेसिस भी होगा जीवन फेज में। और सेल ऑर्गेनली है, जितने भी मोस्टली सेल ऑर्गेनली है, वो मोस्टली अगर हम देखेंगे प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो जीवन फेज के अंदर ये फोर्थ पॉइंट ऐड कर लेना कि प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट बन जाता है इसका जीवन फेज का, कि फोर्थ जीवन फेज में प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। करेक्ट, क्योंकि प्रोटीन चाहिए, किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट करेगा तो प्रोटीन तो चाहिए चाहिए। तो जीवन फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। करेक्ट, तो ये 4 पॉइंट आपको जीवन फेज में याद रखने हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कंटिन्यूअसली, most organelles duplicate here, and protein synthesis happen in the G1 phase. Correct? Now let's move to the next phase, that is a synthesis phase. अब देखो, सिंथेसिस फेज के अंदर जो सबसे मेन काम है या मेन फंक्शन है, वो है डीएनए का सिंथेसिस, और जिसको हम कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए विल रेप्लिकेट इन दी एस फेज। डीएनए रेप्लिकेट होता है एस फेज के अंदर। अब डीएनए के रेप्लिकेशन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। करेक्ट, सो सबसे पहले हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इन सभी में क्या डिफरेंस होता है। करेक्ट, चलिए देखो, तो हम डीएनए समझते हैं। देखो, हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है, एक तो हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके का होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा, ऐसे। करेक्ट, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब जो हमारे डीएनए का जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है। एक सेल के अंदर इस तरीके से हमारा डीएनए नहीं आ सकता अगर लेंथ वाइज देखो तो। इसलिए हमारे सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन्स प्रोटीन है हमारे सेल के अंदर। करेक्ट, अब जो हमारा डीएनए है, डीएनए विल रैप अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए है, ये डीएनए इस तरीके से इसके चारों तरफ रैप कर जाएगा, फिर यहां से जाएगा, इधर चारों तरफ रैप करेगा, फिर इधर आएगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से रैप कर जाएगा। ऐसे समझो कि ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है और हमारा डीएनए इस तरीके से चारों तरफ ऐसे घूम के रैप हो जाएगा इसके चारों तरफ, अराउंड, ऑल ओवर। करेक्ट, इस पार्ट को जो ये, अब अगर आप देखोगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो जब कभी भी कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज पे कोई भी सेल होता है, तो आपको इस थ्रेड लाइक, जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को जब वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब आप उस सेल को देखोगे तो आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, ये क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन एक्चुअल में किसका बना हुआ है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। करेक्ट, लेकिन जब कोई भी सेल डिवाइड करने वाला होता है, अपने आप को डबल करने वाला होता है, तब यही क्रोमेटिन फाइबर विल बी कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। यही जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा था, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम किसी भी क्रोमोसोम के अंदर देखें, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है? देखो, क्रोमोसोम के अंदर ये जो डीएनए है, वो यहां पर इस तरीके से अरेंज हो जाता है, पूरे में ऐसे अरेंज हो गया। करेक्ट, ये एक क्रोमोसोम है, उस एक क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए इस तरीके से अरेंज हो गया। अब हमें बताया था कि ये क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या दो पार्ट है? डीएनए प्लस हिस्टोन। करेक्ट, अब जो स्पेस खाली है, मान लो ये स्पेस खाली है, ये वाला पूरा स्पेस खाली है,
ये जितना भी स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक जो दिखाई दे रहा है, यहां पर भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये याद रखना है बेटा सभी को, क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये एक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होती है जो यहां पर क्रोमोसोम के जो स्पेस खाली है वहां पर फिल रहती है। अब अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम के अंदर बीच में एक छोटा सा प्रोटीन का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये जो नीचे के दो पार्ट है इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्रोमेटिड्स है। इज इट क्लियर? अब जब भी एस फेज के अंदर सेल डिवाइड करता है, सॉरी डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो उसमें होता क्या है एक्चुअल में? उसमें होगा ये कि ये एक क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए विल बी रेप्लिकेट। कैसे? ये एक क्रोमोसोम हमने बनाया, यही क्रोमोसोम पे एक और डीएनए इस तरीके से बन जाएगा। यहां डीएनए है और इस जैसा डीएनए बिल्कुल रेप्लिकेट होके यहां बन जाएगा इधर, और इसके बीच में एक सेंट्रोमियर होगा, ये सेंट्रोमियर है। क्लियर? अब समझने वाला ये बात क्या है इसमें कि यहां पर और इसमें दोनों में फर्क है। यहां पर एक क्रोमोसोम है, आप ये कहोगे कि भाई ये एक क्रोमोसोम है और ये दो क्रोमोसोम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। किसी भी सेल के अंदर अगर हमें यह देखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो हम देखते हैं सेंट्रोमियर। ये जो आपको सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है, सेंट्रोमियर जितने होंगे किसी भी सेल के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसी भी सेल के अंदर। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है आपको इसके लिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जितने ज्यादा सेंट्रोमियर होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी सेल के अंदर पाए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो जब हम कभी भी बोल रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेट किया, तो जब डीएनए रेप्लिकेट के बारे में हम बोलेंगे तो डीएनए रेप्लिकेट में क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करता है, क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। क्रोमोसोम नंबर will be same in S phase, but DNA content will be double। मतलब क्या हुआ इस बात का कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, मतलब पहले जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं किया था तब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे सेल के अंदर, और आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फिर भी आपके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे एस फेज के बाद में। क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ एस फेज, बट अगर आप देखो यहां पर पहले डीएनए की सिर्फ एक कॉपी थी, लेकिन आफ्टर एस फेज यहां पर डबल नंबर ऑफ डीएनए क्या हो गया है, डबल हो गया है यहां पर। तो ऐसा देख सकते हैं हम यहां पर जो नंबर ऑफ डीएनए है, या हम ये बोल सकते हैं मास ऑफ डीएनए है, वो क्या हो गया है,
डबल हो गया है। तो एक इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, इसकी जैसी एक और क्रोमेटिड बन गई यहां पर, और इन दोनों को हम बोल देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। अब इसको हम बहुत इजीली एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। कैसे, देखो, किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और कोई भी डिप्लॉइड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। हमारी बॉडी के अंदर हमारे जितने भी सेल्स होते हैं सारे डिप्लॉइड सेल होते हैं, जितने भी सेल हैं वो सारे डिप्लॉइड सेल हैं, और इन सेल को हम सोमेटिक सेल कहते हैं, करेक्ट। तो जितने भी सोमेटिक सेल आपकी बॉडी के अंदर है सब क्या है, डिप्लॉइड है, एक्सेप्ट आपके गैमेट्स। गैमेट्स ऐसे सेल होते हैं जो हैप्लॉइड है आपके अंदर। बाकी के जितने भी सेल है हमारे अंदर वो सब कैसे हैं, डिप्लॉइड सेल है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल है। और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितने रहेंगे, 2n ही रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम, कुछ नहीं बदलेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। बट याद रखना कि बिफोर एस फेज क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 2c था, लेकिन आफ्टर एस फेज जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। यहां से आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम बट कंटेंट ऑफ डीएनए विल बी डबल इन आफ्टर एस फेज, करेक्ट। चलिए अब एक बार हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस फेज के अंदर, इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहां पर भी बिल्कुल साफ साफ वही बात लिखी हुई है कि डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेट करता है यहां पर, करेक्ट। डीएनए ऑफ सेल्स डबल इन अमाउंट, जो डीएनए होता है सेल के अंदर वो क्या हो जाता है, उसका अमाउंट डबल हो जाता है, मतलब 2c से कितना हो जाता है, 4c हो जाता है, करेक्ट। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ये चीजें याद रखनी है, यहीं से नीट का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन एस फेज बट डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल सी चीज है कि एस फेज के अंदर अमाउंट जो डीएनए का है वो डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इन एनिमल सेल सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। देखो एक होता है सेंट्रोसोम, एक सेल ऑर्गेनेली का नाम होता है सेंट्रोसोम। एक बार इसके बारे में भी हम अच्छे से समझ लेते हैं क्या है ये। देखो सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है सेंट्रोसोम, याद रखना। इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, नॉट इन अ प्लांट सेल। तो देखो सेंट्रोसोम के बारे में अगर हम देखें, सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये याद रखना है। सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही ये पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर आप सेंट्रोसोम को देखोगे तो ये कोई एक सेल है मानो, तो सेंट्रोसोम ये छोटा सा पार्ट होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है। इसके अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, दोनों इस तरीके से होंगे, इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सेल के डिवाइड करने में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। तो जब एस फेज होता है तो एस फेज में सेंट्रोसोम भी कितने हो जाते हैं, डबल। ये भी कितने हो गए, डबल। तो सेंट्रियोल भी कितने कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे सेंट्रियोल भी, इस तरीके से। तो सेंट्रोसोम भी क्या हो गए, डबल हो गए, और डीएनए रेप्लिकेट
डीएनए भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो आपको एस फेज में क्या याद रखना है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एज वेल एज सेंट्रोसोम का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। इसका फंक्शन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे अगर हम देखें, अब आ जाता हमारा G2 फेज। G2 फेज में क्या क्या होगा, वही सबसे पहले, क्योंकि एम फेज G2 फेज के बाद में एम फेज आने वाला है, तो एम फेज के अंदर तो क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा एक्चुअल, और सेल डिवाइड करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है। तो G2 फेज में भी सेल ग्रोथ करेगा और प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस होगी तो माइटोसिस होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। समझ में आया। तो ये G2 फेज हो गया। अब लास्ट जो स्टेज रह जाती है हमारी, उस लास्ट स्टेज को हम बोलते हैं क्यूसेंट फेज। क्या बोलते हैं, क्यूसेंट फेज और G0 फेज। अब क्या होती है, इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि G0 फेज क्या है, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में। देखो क्या है G0 फेज। क्या है G0 फेज, देखो ये एक सेल साइकिल का ग्राफ है। हम पढ़ के आए हैं अभी, हमने देखा कि भाई यहां पर एम फेज है, ये इंटरफेज, इसके तीन पार्ट हैं, G1, एस फेज एंड G2 फेज। देखो G1 फेज के बाद में एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज। अब ये G0 फेज है क्या, तो देखो बहुत बार क्या होता है कि कोई सेल डिवाइड कर गया, यहां पर माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन गए यहां पर। करेक्ट। अब मान लो ये बेचारा सेल जो है, ये नहीं चाहता आगे डिवाइड करना, नहीं चाहता अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपने जैसे औरों को बनाने। अब ये सेल बेचारा क्या चले जाएगा, अगर इसको डिवीजन नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, तो ये पहले जाएगा G1 फेज से, और ये G1 फेज से सीधे किस में चल जाएगा, G0 फेज के अंदर। और ये G0 फेज के अंदर डिवाइड नहीं करेगा, जब तक ये G0 फेज में रहेगा ये सेल डिवाइड नहीं करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ स्टेबल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं। जो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, आफ्टर डिवीजन वो कौन से स्टेज में चल जाते हैं, G0 फेज में चल जाते हैं। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और इसको क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो G0 फेज इक्वल टू रेस्टिंग फेज एंड क्यूसेंट फेज। और स्टेबल जितने भी सेल्स होते हैं वो G0 फेज में ही चल जाते हैं, और जब उनको डिवाइड करना होता है G0 से निकल के G1 तो ये कंप्लीट करके G0 में जाते हैं, फिर G1 के बाद में स्टार्ट कर देते हैं ये S फेज और G2 फेज, और फिर डिवाइड करते हैं। और जो ऐसे होते हैं परमानेंट सेल्स होते हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते हैं, वो हमेशा किस फेज में रहते हैं, वो हमेशा G0 फेज में ही रहते हैं। वो G0 फेज से कभी भी G1 फेज में या S फेज में आते ही नहीं है। ऐसे सेल को हम परमानेंट बोलते हैं। तो क्यूसेंट फेज समझ में आया। क्यूसेंट फेज में क्या है आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि द G0 स्टेज ऑल्सो नोन एज द क्यूसेंट फेज is a period in a cells where a cell is not actively divide or preparing to divide. It's a resting state that the cells enter after existing the G1 phase. Example, liver cells, neurons are the some example of the that will go on to the they will going to the G0 phase. Correct? चलिए आगे हम देखते हैं। इतना समझ में आ गया वो सभी को कि क्या होते हैं। चलो तो देखो अब हम पढ़ेंगे माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल को अगर हम देखें, तो एनिमल को अगर हम देखें तो एनिमल में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, एनिमल में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, एनिमल में क्या क्या होता है,
तो एनिमल की बात करें तो माइटोसिस सीन ओनली इन डिप्लॉइड सेल। देखो, एनिमल के अंदर जितने भी एनिमल्स है उनके अंदर जो माइटोसिस होती है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है, हैप्लॉइड सेल के अंदर नहीं होती है माइटोसिस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे अंदर सोमेटिक सेल होते हैं, करेक्ट। और जो सोमेटिक सेल होते हैं वो हमारे 2n होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और जितने भी डिप्लॉइड सेल होते हैं उन्हीं के अंदर माइटोसिस होती है, करेक्ट। अब यहां पर लिखा है लेकिन, यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो मेल हनी बीज होते हैं वो उनके जो सेल्स होते हैं वो, देखो इसमें एक्सेप्शन क्यों है। देखो, जो हनी बी होते हैं ना, हनी बी की जो क्वीन होती है वो देती है एग। जो उसके एग होते हैं ना वो होते हैं हैप्लॉइड। अब क्योंकि वो सेल हैप्लॉइड होते हैं, ये हैप्लॉइड है, मान लो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है। अब इनके अंदर होना चाहिए फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इससे क्या बनेगा, मेल मेल हनी भी बनेगा। लेकिन इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता नहीं है और ये सीधा ही डिवाइड करके क्या बना लेता है, डोन्स बना लेता है। अब डोन्स कैसा होगा, यहां पर हैप्लॉइड बॉडी होगी इसकी। इसकी बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। विदाउट, अगर कभी भी किसी के अंदर ग्रोथ होती है विदाउट दी फर्टिलाइजेशन, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और इसके अंदर भी क्या हो रहा है, पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है। ये डेवलप कर जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो ड्रोन है वो डेवलप कर जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरीके की प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोसिस इन प्लांट, माइटोसिस कैसे होता है प्लांट में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एम फेज के सारे फेजेस के बारे में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें किस तरीके से सेल डिवाइड करता है, उन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली क्लास में भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी है। बाय बाय एवरीवन।